हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं PC07 एग्ज़ाम्स पे, जहाँ हम आज देखेंगे एमसीआरई फार्मासिस्ट का पार्ट 4 जिसमें कि आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट पहला क्वेश्चन है हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें कि है सील्ड एम्पूल कंटेनिंग अ थर्मोस्टेबल ड्रग सॉल्यूशन आर कॉमनली स्टरलाइज्ड बाय जो सील्ड एम्पूल्स जो होते हैं उनको थर्मोस्टेबल ड्रग्स उसमें भरी हुई है, ठीक है? तो वो जो ड्रग सॉल्यूशन होगा वो कॉमनली किससे स्टरलाइज किया जाएगा, किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या है आपका? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला आपका? जो एम्प्यूल्स होते हैं उनको हम ऑटोक्लेविंग से स्टरलाइज करते हैं, ठीक है? ऑटोक्लेविंग क्या होती है? इसमें जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस के अबव जो टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है? उसको हम ऑटोक्लेविंग कहते हैं, ठीक है? और ऑटोक्लेविंग को हम मॉइस्ट हीट, ठीक है? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, ओके? तो इतना याद रखिएगा आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 121 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये which test is performed to assess the ability of the tablet to withstand abrasion in packaging, handling and transportation? कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसमें कि टेबलेट की एबिलिटी देखेंगे, क्षमता देखेंगे कि वो कितना स्टैंड कर जाती है कि इस पैकेजिंग पे, हैंडलिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन में वो कितना वो मतलब मजबूत रहेगी, ठीक है? तो हार्डनेस टेस्ट टेस्ट से, फाइबिलिटी टेस्ट से, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से या डिसोल्यूशन टेस्ट से। तो हम किससे चेक करते हैं? वो हम चेक करते हैं उसकी फाइबिलिटी टेस्ट से, ठीक है? फाइबिलिटी टेस्ट से हम उसकी जो एबिलिटी क्षमता देखते हैं टैबलेट की कि ये कितनी मजबूत है, ओके? ये फाइबिलिटी, ठीक है? रोची फाइब्रेटर है, यहाँ पे ये ऐसे लगा होता है, यहाँ पे हम टैबलेट डालते हैं, ठीक है? 20 टैबलेट ऐड करते हैं, ये राउंड करता है, ओके? ये राउंड करता है, ये ऐसे-ऐसे गिरता रहता है, ठीक है? और उसमें हम देखते हैं कि ये कितनी क्षमता है इसकी सहने की, ठीक है? ओके, तो ये हमारा जो है इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? और ये जो है अ, आपका ये जो ऑप्शन है, ठीक है? बी करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन CMC ऑफ अ सर्फेक्टेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है? CMC जो है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट पर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब कि बदल जाता है सभी से, लेकिन इससे नहीं बदलता। टेम्परेचर, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कलर ऑफ द सरफेक्टेंट। तो इससे नहीं चेंज होता है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कलर ऑफ द सरफेक्टेंट। भाई ये किसी से मतलब सरफेक्टेंट का कलर चाहे जैसा हो उससे क्या लेना देना, सीएमसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स which of the following method is most commonly used for encapsulation of hydrophilic drug, ठीक है? जब हम लिपोसोम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो उसमें जो मेथड्स हैं ज़्यादातर कौन सा यूज किया जाता है इनकैप्सुलेशन करने में हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की? तो रिवर्स फेज इवापोरेशन मेथड, इथेनॉल इंजेक्शन मेथड, थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड या सोनिकेशन मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
द सेडिमेंटेशन वैल्यू एफ ऑफ अ सस्पेंशन इज डिफाइंड एज, जो सेडिमेंटेशन वैल्यूम है एफ किसी भी सस्पेंशन का, तो वो ऐसे डिफाइन किया जाता है। वैल्यूम ऑफ द सेडिमेंट पर volume of suspension, the ratio of the final volume of the sediment to the initial volume of suspension, volume of supernatant per volume of suspension, the rate at which particle settle। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम पूछा है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो रेशियो जो फाइनल वॉल्यूम जो होता है सेडिमेंट का और इनिशियल वॉल्यूम होता है सस्पेंशन का, उसको क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन वैल्यू। ठीक है, जैसे ये हमारा सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। तो जब हमने सस्पेंशन बनाया तो पहले हमारा कितना था? 100 ml था। ठीक है, जब हम इसको शेक करेंगे अच्छे से, इसको हिलाएंगे चलाएंगे, ठीक है, तो कुछ देर बाद जब हम इसको रख देंगे, जैसे कि 30 मिनट के लिए हमने इसको बिना डिस्टर्ब किए रख दिया, तो ये हमारा था इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फिर 30 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि जो हमने सस्पेंशन बनाया था वो हमारा कितना बचा? 50 ml। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 100 ml। तो ये जो हमारा गायब हो गया है वैल्यू, ठीक है, तो ये बचा हुआ हमारा क्या है? फाइनल वैल्यू। तो जो इसका रेशियो है, कितना इनिशियल था और कितना ये हमारा फाइनल है, उसका रेशियो जो है वो डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन वैल्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फाइनल क्या लिखा है? सेडिमेंटेशन वैल्यू डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो होता है फाइनल वैल्यूम ऑफ सेडिमेंट, ठीक है, टू द इनिशियल वैल्यूम ऑफ सस्पेंशन। एफ इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी नॉट। ठीक है, अगर वैल्यू जो एफ है, ठीक है, सेडिमेंटेशन वैल्यू की अगर वैल्यू 1 है तो ये इंडिकेट करता है नो सेडिमेंटेशन, कोई सेडिमेंटेशन नहीं हुआ है। जबकि जो वैल्यू जो होगी लेस देन 1 होगी, अगर 1 से कम होगी तो इंडिकेट करेगा सेडिमेंटेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर ऑन लिथियम थेरेपी डेवलप्स ट्रीटमेंट। एक पेशेंट है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, लिथियम थेरेपी दी जाती है जिसमें डेवलप करता है ट्रीटमेंट एटेक्सिया और कंफ्यूजन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, discontinuation of lithium, and administration of normal saline, administration of sodium bicarbonate, administration of mannitol। तो हम किसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? अब क्या करेंगे इसमें? इसको मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो सिम्टम्स हमारे जनरेट हो रहे हैं को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? जो लिथियम का ट्रीटमेंट चल रहा था बाइपोलर डिसऑर्डर में, उसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और एडमिनिस्टर करेंगे नॉर्मल सेलाइन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following drug is used as a first line agent or the treatment of acute severe asthma? ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका जो यूज की जाती है एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट की तरह, जिसको हम यूज करते हैं acute severe अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए? ऑप्शन ए इनहेल्ड साल्ब्यूटामॉल, इनहेल्ड बेक्लोमिथासोन, इंट्रावेनस हाइड्रोकोर्टिसोन, ओरल मोंटेलिक्वोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका, ठीक है, वो क्या होने वाला है? फर्स्ट लाइन एजेंट है। ठीक है, फर्स्ट लाइन एजेंट जो एक्यूट फीवर अस्थमा में यूज करते हैं वो है आपका इनहेल्ड साल्ब्यूटामॉल। ठीक है, इनहेल्ड साल्ब्यूटामॉल ये, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर आगोनिस्ट है और इसका हम यूज करते हैं सीवियर एक्यूट अस्थमा में, जो कि फर्स्ट लाइन एजेंट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग इंटरेक्शन वेयर वन ड्रग एनहांस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग? इसमें से कौन सा ड्रग इंटरेक्शन है जिसमें से एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देती है? उसको हम क्या कहते हैं? सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, पोटेंशिएशन या एडिटिव इफेक्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे? जो ऐसा ड्रग इंटरेक्शन जिसमें एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशिएशन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 68-year-old male with a history of heart failure प्रिस्क्राइब डिजॉक्स। ठीक है, एक 68 ईयर ओल्ड मेल है जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, इसका हार्ट फेलियर है, जिसको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डिजॉक्सिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट? इसमें से कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा बढ़ सकता है रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बढ़े तो। ठीक है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया। तो इसकी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो क्या हो सकता है? इसको हाइपोकैलेमिया हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब लो पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया, लो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम की कमी हो जाएगी जिससे क्या हो सकता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का रिस्क जो खतरा है वो बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा? इनहांस होगा बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। और जो डिजॉक्सिन बाइंडिंग है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप से वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये रिस्क आल्सो इंक्रीजेस बाय हाइपो मैग्नीशियमिया, और ये रिस्क जो है बढ़ा सकता है हाइपो मैग्नीशियमिया, हाइपरकैल्सीमिया, रेनल इम्पेयरमेंट, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, ये सब इन सबको भी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टमोक्सिफेन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है टमोक्सिफेन का इन ब्रेस्ट कैंसर में? इनहिबिशन ऑफ aromatase enzyme compared to inhibition of estrogen receptor, inhibition of DNA synthesis, activation of progesterone receptor। तो टमोक्सिफेन का जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है? वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ एंगल क्लोज ग्लूकोमा? ठीक है, इसमें से कौन सी ड्रग है जो कंट्राइंडिकेटेड है? ठीक है, पेशेंट में जो कि जिसकी हिस्ट्री है ग्लू एंगल ग्लूको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसको ग्लूकोमा पहले से ट्रोपिन, पिलोकार्पिन, टिमोलोल या फिर लेटानोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा एट्रोपिन। ठीक है, जो एट्रोपिन देने से यहाँ पे कंट्राइंडिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स। एक ड्रग की जो है हाफ लाइफ है 4 आवर्स है। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर द ड्रग टू रीच 93.75% ऑफ स्टेडी स्टेट विद रिपीटेड डोजिंग एट द सेम इंटरवल? ठीक है, और कितना टाइम लेगा वो किसी भी ड्रग को उसके 93.75% तक पहुंचने के लिए स्टेडी स्टेट तक। ठीक है, विद रिपीटेड डोजिंग एट द सेम इंटरवल पर जब हम उसका डोजिंग रिपीट कर रहे हैं तो कितना, मतलब 4 आवर्स पे 93 है। ठीक है, तो कितने आवर लग जाएंगे उसको? 60 आवर लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे देखते हैं? जैसे कि 4 से 5 हाफ लाइफ में आपको जो ड्रग है वो रीच कर जाती है स्टेडी स्टेट को। ठीक है, विद हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स, तो 4 आवर्स हाफ लाइफ कितना होगा? 16 आवर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 93.75% ऑफ स्टेडी स्टेट। तो 5 स्टेट हाफ लाइफ में कितना होगा? 20 आवर्स। ठीक है, ये कितना हो जाता है? अप्रोक्स 96.875%। इसलिए 16 आवर्स 16 घंटे में ये 93.75% स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया इन प्रेग्नेंट वुमन? ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन में हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्यूनिन, क्लोरोक्विन या अटोवाक्विन प्रोगोनिन? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डीओसी जो है, डीओसी है प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमन में होगी किसकी? मलेरिया की। तो मलेरिया में हम कौन सी ड्रग चूज करेंगे? क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुसाइड इनहिबिटर
ऑफ द एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। इसमें से कौन सा सुसाइड इनहिबिटर है एंजाइम मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज का? सिलिजिलिन, ट्रानाइन, साइप्रोमिन या फिनाइलिजिन, आइसो कार्बोक्साजाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सिलिजिलिन। ठीक है, ये जो है एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सिलिजिलिन क्या है? सुसाइड इनहिबिटर है और ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज भी माओ भी है। इसमें हम क्या करता है, ये मैकेनिज्म जो है इसका बेस्ड होता है इनहिबिटर वेयर द एंजाइम कन्वर्ट द इनहिबिटर इनटू रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट इरिवर्सिबली बाइंड टू द एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है कन्वर्ट कर देता है और रोकता है किसको? रिएक्टिव इंटरमीडिएट को। ठीक है, जिसमें रिवर्सिबली इरिवर्सिबली बाइंड होता है एंजाइम से, ट्रांस टर्नाइल सेप्रोमाइन। ठीक है, बी। और ये सब क्या है? टर्नाइल सेप्रोमाइन, फिनाइलिजिन, आइसोकार्बाजाइड, ये सब क्या करते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, लेकिन ये क्लासिफाइड एज ए सुसाइड इनहिबिटर नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड involves the reaction of isonicotinib acid with। जो सिंथेसिस आइसोनियाजिड की जिसमें की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है आइसोनिकोटिनिक एसिड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ या फिर अमोनिया के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following functional group is present in the structure of salbutamol? Salbutamol में कौन सा functional group present होता है? Catechol, resorcinol, phenolic hydroxyl, carboxylic acid। तो इसका करेक्ट आंसर होगा phenolic hydroxyl। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following IPSC name of enalapril? अब enalapril का IPSC नेम क्या है? ठीक है, तो इसका IPSC नेम है S1N1 ethoxycarbonyl 3-phenyl propyl L-alanine L-proline। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन BCS। ठीक है, BCS क्लासिफाई ड्रग बेस्ड ऑन, इस पर बेस्ड है। इस ड्रग को क्लासिफाई कैसे करता है BCS? ठीक है, तो solubility and permeability, solubility and dissolution rate, permeability and viability, dissolution rate and bioavailability। तो जो हमारा BCS है वो ड्रग को क्लासिफाई करता है उसकी solubility और permeability को। इसमें 4 क्लास होती हैं, 1 2 3 और 4। हाई लो, हाई लो, हाई हाई, लो लो। ठीक है, ये तुम्हारी solubility और permeability है। ओके, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें से कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो एक्टिवेट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट को? पैराइटल सेल, रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, सिमिटिडिन, फॉर्मिडिन। तो पीपीआई अच्छा है। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं उसमें सफिक्स जो होता है हमारा प्राजोल लगा होता है। ठीक है, प्राजोल। ठीक है, जैसे कि ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो ये सब क्या है हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द थिलेर कल्याणी टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। थिलेर कल्याणी टेस्ट जो है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है? अल्कलॉइड, कार्डियोग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड या टैनिन्स। थिलेर कल्याणी टेस्ट जो होता है हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है इसी के लिए। ठीक है, कार्डियोग्लाइकोसाइड के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? एफेड्रा जियार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रिया कोर्टेसियाना या ऑल ऑफ द अबव। तो एफेड्रिन का क्लासिफिकेशन अगर बायोलॉजिकल सोर्स बोला जाए तो हमारा ये ऑल ऑफ द अबव सब सही है इसमें। ठीक है, इन सब से पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉयडल एल्कलॉइड, इसमें से स्टेरॉयडल एल्कलॉइड कौन सा है? ठीक है, एट्रोपिन, निकोटिन, सोलेनिन या फिर मॉर्फिन। तो स्टेरॉयडल एल्कलॉइड पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सोलानिन। ये हमारा स्टेरॉयडल एल्कलॉइड होता है। ठीक है, और ये सोलानेसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, और इसमें जैसे कि एग्जांपल क्या है? पोटैटो और टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोरनॉल इज अ मोनोटर्पीन अल्कोहल obtained from cinnamon, Cinnamomum camphora, Bryopyranopus aromatica, Mentha piperita या यूकेलिप्टस ग्लोबुलस। ठीक है, तो बोरिनॉल जो है ये मोनोटर्पीन अल्कोहल अल्कोहल है। तो इसको हम कहाँ से पाते हैं, ऑब्टेन करते हैं? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ट्रायोबैलेनोपस एरोमेटिका, ये जो है मोनोटर्पीनॉइड अल्कोहलाइड है ऑब्टेन करते हैं रेजिन से, जिसको हम कहते हैं ट्रायोबैलेनोपस एरोमेटिका। ठीक है, बोरेनॉल कैम्फर, और ये पाया जाता है दूसरे प्लांट्स में से, प्लांट में भी, लेकिन प्राइमरली ऑब्टेन किया जाता है इसी सोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोटानिकल सोर्स ऑफ एपिकुना? एपिकुना का बोटानिकल सोर्स क्या है? सिफालिस एपिकुना, सिनकोना ऑक्सिनालिस, राउल्फिया सर्पेंटाइना, डिजिटालिस पर्प्यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एपिकुना जो है हमारा कहाँ से पाया जाता है? सिफालिस एपिकुना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये क्या होता है? ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ सिफेलिस एपिकुना, जिसका फैमिली है रूबिएसी। ठीक है, और ये कंटेन क्या करता है? अल्कोलाइड्स, जिसमें इमिटिन और सिफेलिन होते हैं। ठीक है, और ये इसमें यूज किया जाता है एज ए एक्सपेक्टोरेंट और इमिटिक के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फोलिन डेनिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। अब फोलिन डेनिस टेस्ट जो है इसके यूज इसमें इसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है अल्कोलॉइड, टैनिन, ग्लाइकोसाइड या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, टैनिन्स के लिए यूज किया जाता है आइडेंटिफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन सा इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसकी प्रिपरेशन के लिए? टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन एडमिक्सचर के। तो osmolarity of the solution, pH of the solution, aseptic technique and sterility, the order of mixing of the component। तो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसके एडमिक्सचर के लिए कौन सा इसमें कंपाउंड जो फैक्टर है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो है आपका एसेप्टिक टेक्निक और स्टेरिलिटी। ठीक है, आपको जहाँ भी इसको मैन्युफैक्चर बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपको एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, स्टेरिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एच ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945? इसमें से शेड्यूल एच ड्रग कौन सी है? इंसुलिन, अमोक्सिसिलिन, पैरासिटामोल, डिजॉक्सिन। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे पैरासिटामोल तुम्हारा ओटीसी है, ठीक है, डिजॉक्सिन और अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन जो है आपकी एंटीबायोटिक भी होती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक मेनली आपकी शेड्यूल H1 में आती हैं। इंसुलिन भी आपकी H1 कैटेगरी की ड्रग है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस जो हैं ये कंट्राइंडिकेटेड है भाई ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें वैसे इंसुलिन दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए है इंसुलिन इज शेड्यूल H1 ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। Schedule H1 drug are prescribed only the drug that require additional regulatory control। amoxicillin ऑप्शन बी जो है शेड्यूल एच ड्रग है। ठीक है, पैरासिटामोल इज नॉट अ शेड्यूल ड्रग, डिजॉक्सिन जो है शेड्यूल एच ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक ड्रग अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985? इसमें से कौन सा जो है नार्कोटिक ड्रग है जो एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत आता है? डायज़ेपम, कोडीन,
अल्प्राज़ोलम या फिर फेनोबारबिटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, कोडीन। कोडीन, मॉर्फिन, ट्रोपिन, ये सब क्या है? सब नार्कोटिक ड्रग है। नार्कोटिक ड्रग है। नार्कोटिक ड्रग में तो आपका आ तो ये भी जाएगा, डाइज़ीपाम, अल्प्राज़ोपाम, फेनोबारबिटल, लेकिन ये एनडीपीएस के एक्ट के तहत ये जो है कोडीन, मॉर्फिन, ये सब नार्कोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग (TDM) इज मोस्ट यूजफुल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? इसमें से ड्रग मॉनिटरिंग जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल की जाती है किस ड्रग के लिए? पेनिसिलिन, डिजॉक्सिन, मेटफॉर्मिन या एस्पिरिन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिजॉक्सिन के लिए। ठीक है? इसके क्योंकि डिजॉक्सिन के क्या होते हैं? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपैरेंट पेटेंट विद हिस्ट्री ऑफ अस्थमा। एक पेशेंट है जिसके हिस्ट्री में अस्थमा है, ठीक है? पिछला अस्थमा के साथ आया है वो आपके पास और प्रिस्क्राइब करते हैं बीटा ब्लॉकर और हाइपरटेंशन, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट? तो उसमें से कौन सी बीटा ब्लॉकर हम सबसे ज़्यादा देंगे उसका? प्रोप्रानोलॉल, अटेनोलॉल, मेटोप्रेनोलॉल या लेविटेलॉल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटोप्रेनोलॉल। मेटोप्रेनोलॉल को हम उसको दें। ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडरसन-हसलबर्ग इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट। इसके लिए कैलकुलेट के लिए यूज करते हैं रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो जो एंडरसन-हसलबर्ग इक्वेशन है उसको हम यूज करते हैं पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन करप्ट साइकिल? करप्ट साइकिल में कौन सा एंजाइम जो होता है इन्वॉल्व? हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट, सिंथेटेट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिट्रेट सिंथेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टेक्निक जो होती है बेस्ड होती है किस पर? RFLP मतलब रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, साउदर्न ब्लॉटिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये सब यूज होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुसाइड सबस्ट्रेट दैट irreversibly inhibit the enzyme ornithine decarboxylase? इसमें से कौन सा सुसाइड सबस्ट्रेट है जो इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है एंजाइम को, जो है आपका ऑर्निथाइन डीकार्बोक्सिलेज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अल्फा डाइफ्लोरोमिथाइल मिथाइल ऑर्निथाइन, डिफ्लोरोनिथीन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर होगा DFMO। ठीक है? इसको हम और भी क्या कहते हैं? डिफ्लोरोनिथीन, जो कि सुसाइड सबस्ट्रेट होता है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिटर होता है, ये एंजाइम ऑर्निथाइन डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली, और इसको हम यूज करते हैं अफ्रीकन ट्रैपेनोसोमियासिस में, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं या फिर हेलुटिज्म में यूज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वोगल हाइपोथेसिस। ठीक है? वोगल हाइपोथेसिस जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होती है? प्रूफ रीडिंग mechanism of DNA polymerase, the degeneracy of genetic code, mechanism of RNA splicing, the initiation of translation। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जो वोगल हाइपोथेसिस है उसमें क्या होता है? डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इंक्लूड। मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग क्या इंक्लूड होता है? ओनली प्रोडक्शन ऑफ अ बल्क ड्रग, एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग और लेबलिंग ऑफ ड्रग, ओनली ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड बोर्ड ऑफ ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई का फंक्शन नहीं है। Registration of pharmacists prescribing minimum standard of education of pharmacy, controlling the manufacturers of drug, maintaining the central register of pharmacists। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है पीसीआई का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following schedule of the Drug and Cosmetic Rule 1945 specifies the list of a drug
व्हिच मस्ट बी स्टोर्ड अंडर कोल्ड स्टोरेज। कौन सी इसमें से ड्रग है कोल्ड स्टोरेज में रखी जाएगी? शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल पी, शेड्यूल एक्स। तो उसका करेक्ट आंसर होगा शेड्यूल पी। ठीक है। शेड्यूल पी में क्या आता है? लाइफ पीरियड या फिर शेल्फ लाइफ आप कहते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में स्टोर करते हैं जिसमें कोल्ड स्टोरेज रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल C1 जो होती है बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं, और शेड्यूल एक्स जो होता है वो आपका स्पेशल स्टोरेज कंडीशन के लिए होता है, जिसमें हम पोटेंशियल टॉक्सिसिटी ऐसे कंडीशन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में आया था वो प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशियल कमीशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशियल कमीशन। ठीक है, ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 वाज इंटेंडेड टू गिव इफेक्ट। ठीक है, क्या एम, इसका जो है आपका क्या इफेक्ट आया? जिनेवा कन्वेंशन कन्वेंशन, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, काइटो प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961। ठीक है, नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है 1985 में एक्ट आया था, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था? यहाँ पे सिंगल कन्वेंशन नारकोटिक ड्रग 1961, यहाँ पे कन्वेंशन जो है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का था, और जिसमें कि 1970 में ये हमें आया था कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का। ठीक है, जिसमें कि कंसोलिडेट किया गया था अमेंड्स को, जहाँ पे ला रिलेटिंग नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज इन इंडिया। क्रोनिक सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज कौन सी? क्रोनिक लीवर डिजीज, जिसमें कि क्या आता है? अल्कोहलिक लीवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन काज है क्रोनिक लीवर डिजीज का, जिसमें कि सिरोसिस और पैटो सेलुलर कार्सिनोमा देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैरेक्टरिस्टिक दो एंटीबॉडीज होती हैं, कौन सी? एंटी टीएस-डीएनए एंटीबॉडी, रूमेटॉइड फैक्टर एंड एंटी सीपी एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी एसएसए एंटीबॉडी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी सीपी एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हॉलमार्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इज। हॉलमार्क क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, टाइप 1 में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल, या फिर इंक्रीज ग्लूकागोन सेक्रेशन, या फिर डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑटो इम्यून डिजीज है और डिस्ट्रक्ट कर देती है, मतलब खत्म कर देती है पैनक्रियाटिक बीटा सेल। ठीक है, ये टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस का हॉलमार्क है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस्थेनिया ग्रेव्स में जो एंटीबॉडी जो होती हैं वो डायरेक्टेड अगेंस्ट विच रिसेप्टर, किस रिसेप्टर के डायरेक्ट अगेंस्ट तो काम करते हैं? डोपामिन रिसेप्टर, सेरोटोनिन, निकोटिनिक स्टाइल कोलिन रिसेप्टर, या फिर मस्कार्निक स्टाइल कोलिन रिसेप्टर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, निकोटिनिक स्टाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, which of the following primary standard used in volumetric analysis? Volumetric analysis में primary standard क्या है? इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये हमारे क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ पावर इज। एंगल ऑफ रिपोज है पाउडर का वो क्या है? एंगल बिटवीन horizontal surface and slope of the powder, angle at which powder begins to flow, angle between powder particles, angle at which powder compact। तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड स्लोप ऑफ पाउडर। ठीक है, ये हमारा होता है एंगल ऑफ रिपोज। ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ पायरेथ्रल प्रोडक्ट। इसमें से नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन सा है जिसका हम यूज करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पायरेथ्रल प्रोडक्ट के लिए? वाटर फॉर इंजेक्शन, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। ये नॉन पायरेथ्रल, ये हम यूज करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट में जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोवे-ब्रिटनी इक्वेशन जो है डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ रिजोल्यूशन, अब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ड्रग एलिमिनेशन। तो नोवे-ब्रिटनी इक्वेशन जो है वो ड्रग रिजोल्यूशन को डिस्क्राइब करती है, रेट ऑफ ड्रग रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए एंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन क्या होगी? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए, पीएच इक्वल टू पीके माइनस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए, pH is equal to pk plus log HA1 A minus, तो pH is equal to pk minus log HA1 A minus, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वीक एसिड के लिए हमारा log A अपॉन HA, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कार्स इंडेक्स जो है क्या मेजर करता है? फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर, डेंसिटी ऑफ पाउडर या फिर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पाउडर। कार्स इंडेक्स जो है हमारा वो मेजर करता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर, ठीक है, कितना वो कंप्रेस किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। कार्स इंडेक्स क्या होता है आपका, कैसे कैलकुलेट करते हैं? टैप की डेंसिटी अपॉन बल्क, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100, ठीक है, ये हमारा होता है कार्स इंडेक्स। और ये कंप्रेसिबिलिटी जो है मेजर करते हैं इनडायरेक्टली फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, ठीक है, और लो कार्स इंडेक्स इंडिकेट बेटर फ्लो प्रॉपर्टी। तो ये हमारा होते 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ। साथ ही साथ हमारी जो है दूसरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है चेक रिव्यू, जिसमें कि आप जीएसएसबी, सीआईएसएफ और बीएचयूएफ फार्मासिस्ट का एग्जाम चलने के भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।